फिर से बोलो मेरे को, व्हाट डू मीन बाय गोइंग कंसर्न? दो या तीन जन, फिर से व्हाट डू मीन बाय गोइंग कंसर्न? Yes, man may come, man may go, but business will continue for a longer period of time. Is it clear? Because of this assumption, you classify your assets and liabilities as current and non-current, current and non-current. ठीक है? Then consistency का मतलब क्या था? Any accounting principles applied into a business will be consistently followed. क्या consistency break हो सकता है? तीन exception से. Requirement by law, for better presentation, changes in accounting standards, changes in accounting standards. Clear है? तीसरा क्या था? Third assumption, accrual basis of accounting. क्या बोलता है वो? नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, किसी को नहीं यार. हाँ 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 हाँ, कोई तो सही बोल रहा था. बोलो, अरे अपनी लैंग्वेज में बोलो, सोफिस्टिकेटेड सीख लेंगे इंग्लिश वाला. बोलो अक्रूवल. हाँ यस, यानी कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, वेदर इट इज रिलेटेड टू माय करंट ईयर और नॉट. ऐसा था, इट इज रिलेटेड टू माय करंट ईयर. मैंने एग्जांपल भी लिया था ट्यूशन फीस का. कुछ स्टूडेंट ने मुझे करंट ईयर में फीस नहीं दिया, तो क्या उसको मैं करंट ईयर की इनकम मानूंगा क्या? यस, क्योंकि मैंने सर्विसेज दे दिया. और कुछ स्टूडेंट ने मुझे नेक्स्ट ईयर का फीस दे दिया, क्या वो मैं उससे करंट ईयर का फीस मानूंगा? इनकम नहीं मानूंगा. क्लियर है? तो कोई बात नहीं, लिखेंगे. मुझे और एक चीज बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसिट्स? नीचे नहीं, इधर इधर कॉपी में नहीं. रेवेन्यू रिसिट्स क्या था? विच आर रेकरिंग इन नेचर. ठीक है, बिजनेस के लिए रेवेन्यू रिसिट्स क्या होगा? इनकम. एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव. ये सब तुम्हारे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिट्स. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिट्स? लाइबिलिटीज होता है, ठीक है. नॉन रेकरिंग इन नेचर है, वो भी ठीक है. एग्जांपल, बैंक लोन्स, कैपिटल. ठीक है. कैन आई से बैंक ओवरड्राफ्ट? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? Yes, negative balance of a bank is known as bank overdraft. सपोज आपके बैंक में रुपए था 100, बट आपने शॉपिंग कर लिया 500 रुपए. अब क्या हो गया? नेगेटिव चला गया बैंक बैलेंस, यानी मुझे बैंक को पे करना है कितना? 400. इज इट क्लियर? बट बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ कैपिटल रिसिट, बिकॉज वी हैव टू रीपे विद इन 12 months. आराम से. बट रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्लियर है? रेवेन्यू रिसिट्स रेकरिंग नेचर और कैपिटल रिसिट्स नॉन रेकरिंग. यानी बिजनेस में जब पैसा आता है, कुछ खुशी दे रहे हैं, दैट इज सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसिप्ट. और कुछ पैसा क्या करेगा? टेंशन लेके आता है अपने साथ में, बैंक लोन, कैपिटल. ये सब क्या है? कैपिटल रिसिट्स. व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? expenses which are recurring in nature, which are necessary to operate day to day business operations. Example, salary, rent, electricity, टेलीफोन बिल. ये सब जितना भी आप पेमेंट पूरा साल में करते हो, वो सब रेकरिंग इन नेचर है, देना ही पड़ेगा, जिसके बिना धंधा चल ही नहीं सकता है. यानी धंधे को चलाने के लिए वी नीड टू इनकर दोज एक्सपेंसेस, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस. राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉन रेकरिंग इन नेचर. ठीक है, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स होगा, उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता हूं. जिसको आप लोग किसमें क्लासिफाई करते हो? एसेट्स. ठीक है, एसेट्स. कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर विल ब्रिंग एसेट इनटू योर बिजनेस. एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दीज आर ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर है? ये सारा चीज अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. एक डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन. व्हाट मीन बाय ट्रांजैक्शन?
व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ऐसा कोई एक्टिविटी जो मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, उसको अपन ट्रांजैक्शन बोलते हैं. अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट, और आई कैन से रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट. स्टॉक निकालना सीखा था, मैगी का एग्जांपल लिया था, क्लियर है? तो उतना सब हमने लिखा नहीं था बट समझा था. चलो आज एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वी विल राइट डाउन करंट एसेट्स के बारे में, ठीक है? अरे यार देखो ना, टेबल पे ना जहाँ पे हम बैठते हैं ना, इसमें इसका एक कॉपी खुला होगा, लिखा है. करंट एसेट्स. करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट्स which will be realized into cash or we will receive the services within 12 months is known as current assets. लिखना any assets which will be converted into cash, any assets which will be converted into cash within 'an operating cycle of a business'. Operating within an operating cycle of a business. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है दैट इज 12 मंथ्स. नॉर्मली एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल मिनिमम 12 मंथ्स होता है. व्हाट आई सेड? मिनिमम. इसका मतलब बिजनेस का एक साल इससे बड़ा भी हो सकता है. व्हेन आई से मिनिमम मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है. जब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, देन योर 1 ईयर कैन बी 15 मंथ्स भी हो सकता है, 18 मंथ्स भी हो सकता है. ठीक है? बट मिनिमम 12 मंथ्स तो हमेशा होगा. आप अपने दिमाग में यही सेट कर लो कि बिजनेस का एक साल क्या है? 12 मंथ्स. कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल. एंड कब होगा? इसको अपन क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर. क्या है? नेक्स्ट ईयर. ठीक है? कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. तो करंट एसेट्स क्या है? एनी एसेट्स which will be converted into cash, या अपने आप में कैश ही है, within an operating cycle of a business is known as current assets. एग्जाम्पल बताओ तुम्हारे बिजनेस की कुछ एसेट्स जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप या तो कैश में कन्वर्ट कर लोगे या सर्विसेज मिल जाएगा आपको. गुड्स, जिसको आप बिजनेस में क्या बोलते हो? स्टॉक. धंधे में लैंड खरीदा अगले साल ही बेचने के लिए. मेरा बिजनेस लैंड डीलर थोड़ी ना हूं मैं. इंटेंशन, यू हैव टू सी द इंटेंशन. इफ आप कोई भी एसेट को करंट एसेट्स में क्लासिफाई कर रहे हो तो बिजनेसमैन का इंटेंशन देखा जाता है. 31 मार्च में बिजनेसमैन ये सोचता है कि कौन सा एसेट्स मैं नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर में कन्वर्ट कर लूं. जब हम लैंड खरीदे थे हमारा इंटेंशन क्या था? इसको रखेंगे ना एज पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन. तो मेरा कभी करंट एसेट्स था ही नहीं. इट्स अ नॉन करंट एसेट्स. हाँ, शेयर्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन. ठीक है? शेयर्स भी इंटेंशन पे डिपेंड करता है. कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट करना. अब इन्वेस्टर दो तरह का होता है, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं. यदि आपने शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स. लेकिन आपने सोचा है कि मैं अगले 12 महीने तक नहीं बेचूंगा,
ये सोच के आपने इन्वेस्ट किया, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉन करेंट एसेट्स। डिविडेंड इज द इनकम व्हिच यू रिसीव बाय इन्वेस्टिंग। देखो जब आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका एक ही पर्पस होता है, टू इंक्रीज योर अनदर अर्निंग कैपेसिटी। सपोज आपका एक बेसिक शॉप है, ठीक है, एक नॉर्मल शॉप है, आप वहां से अर्न करते हो, बट बिजनेसमैन का उद्देश्य नहीं होता है। उसके पास जब पैसा आता है तो वो और रास्ते ढूंढता है कि मैं और पैसे कहां से कमा सकूं, ठीक है। तब वो क्या करना स्टार्ट करता है, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। इज इट क्लियर? अब देखो शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, पीछे पीछे, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सब में क्यों इन्वेस्ट किया? शेयर मार्केट में क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा, बेचेगा, प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। प्रॉपर्टी में आज क्यों इन्वेस्ट किया? सो दैट उसका मार्केट वैल्यू जब फ्यूचर में इंक्रीज होगा तब बेच के निकल जाएगा, या फिर वैल्यूएशन से बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये सब इन्वेस्टमेंट है, तो डिपेंड करता है इंटेंशन। तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली टू इंक्रीज माई अर्निंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग। तुमने किसी को लोन दिया, क्यों दोगे? इंटरेस्ट लेने के लिए। भाई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, घर पे रख के तो वो डबल होगा नहीं। तुम्हारा कोई दोस्त या रिलेटिव आया, यार मेरे को मेरे बिजनेस में लोन चाहिए, लेना भाई मेरे से ले। कितना इंटरेस्ट देगा? 12%। ले जा, आज ही ले जा। राइट? बैंक में रखूंगा पैसा, 7% से इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, लेकिन मैंने उसको उधार दे दिया तो 12% से इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क, रिस्क अटैच रहेगा। कल को वो भाग गया, पैसा नहीं चुका है तो उपाय नहीं। बिजनेस है तो रिस्क तो रहेगा वहां पे। क्लियर है? आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो थोड़ी ना सिक्योर्ड है। कंपनी डूब भी तो जाती है, शेयर मार्केट क्रैश होने से आपका वैल्यू भी तो क्रैश हो जाएगा, बट वो सब चलता है। ठीक है, समझ में आया इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट को करंट क्लासिफाई करूं या नॉन करंट क्लासिफाई करूं, डिपेंड करेगा इंटेंशन ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, तो एग्जांपल स्टॉक बोला, फिर और कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, हाउ इट कैन बी एन एसेट। पहले समझो एसेट क्या था, जिससे मुझे फ्यूचर में सर्विसेज या पैसा मिलेगा, वो मेरे लिए एसेट है। राइट? बट कैपिटल क्या है? वो तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना बिजनेस को, तो वो तो लाइबिलिटी है। कमीशन मिल गया ना, मिलना बाकी है, तभी तो एसेट होगा। इफ मिल ही चुका तो वो एसेट है ही नहीं तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारे पास पैसा आ ही गया तो कहाँ का एसेट? फिर तो कैश एसेट हुआ ना, डेटर हो सकता है। रेंटल इनकम मिल गया ना, मिलना बाकी है। हाँ, मिलना बाकी है तो तुम्हारे लिए वो एसेट है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द टर्म मिलना बाकी है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं तो मैं उसको लिखता हूं, उसको जो परफेक्ट वर्ड होता है मैं वो लिख रहा हूं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, एक्रूअल बेसिस पढ़ा था ना, थर्ड एजम्पशन, उसी से टर्म बना है अक्रूड इनकम, ACCRUED, अक्रूड इनकम। अब ये अक्रूड इनकम क्या है? अक्रू का मतलब क्या होता है? ड्यू हो गया। अक्रू का मतलब ड्यू हो चुका है। जैसे कि सपोज आई कैन से मैंने अपना 3 लेक्चर डिलीवर कर दिया, जितने लोग बैठे थे और आज भी बैठे हैं, मतलब मेरा ट्यूशन फीस अक्रू हो चुका है। माय ट्यूशन फीस इज अक्रू। अब जब मुझे मिल जाएगा देन खत्म कहानी। जब तक नहीं मिलेगा, तुम लोग से जो मुझे पैसा मिलना, इट्स एन एसेट फॉर मी, उसी को मैं बोलता हूं अक्रूड इनकम। सपोज मैंने अपने किसी दोस्त को 1 लाख रुपीज लोन दिया, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%। 1 लाख रुपए का मैंने लोन दिया, मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना है? 10% से 10,000। उसने मुझे वो पैसा दिया नहीं इंटरेस्ट, वो बोलता है भाई अभी तो नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हें दे दूंगा साथ में। तो जो 10,000 का इंटरेस्ट है, विल आई कंसिडर दैट इंटरेस्ट एज माई करेंट ईयर इनकम और नॉट? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तीसरा तो आंसर ही नहीं है, कुछ ऐसे भी कर लो। है, फिर से बोल रहा हूँ, सबको समझ में आया? नहीं आया तो बोलने का, मैं फिर से बोलूंगा, है स्टेमिना मेरे अंदर। फिर से बोलता हूँ, मैंने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए का लोन दिया एट द रेट 10%। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलना है मुझे? 10,000 रुपए मिलना है। उसने मुझे मार्च तक इंटरेस्ट नहीं दिया, ही सेड मैं नेक्स्ट ईयर साथ में इंटरेस्ट दे दूंगा। तो वो जो 10,000 का इंटरेस्ट है,
क्या वो मेरा करंट ईयर का इनकम होगा या नहीं होगा? अच्छा, कौन कौन नहीं होगा के साथ में? ये तो कांग्रेस सरकार निकली। और कौन कौन होगा के साथ में? नोटा कोई नहीं है। होगा। अरे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? करंट ईयर में इफ आपने अर्न किया है, वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ता अकाउंट्स को। वी डू अकाउंटिंग एज पर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं करंट ईयर में काउंट कर लूंगा। अब करंट ईयर में उसको इनकम तो काउंट कर लूंगा, लेकिन क्या पैसा मिल गया? क्या मिलना है? तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वो 10,000 मेरे लिए एसेट बन गया, बिकॉज फ्यूचर में मेरे को मिलना है। उसी को मैं अपने बुक्स में बोलूंगा अक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर है? अक्रूड इंटरेस्ट लिखा दूंगा अभी अक्रूड का मीनिंग। इज इट क्लियर? अक्रूड का मतलब ये होता है वी हैव गिवन अवर सर्विसेज और गुड्स, जस्ट वी नीड टू रिसीव द मनी। क्लियर है? अक्रूड का मतलब हम लोगों ने काम करके दे दिया है, पैसा मिलना बाकी है, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रूड। क्लियर है? Sometimes what we do, we pay in advance. We pay in advance, but services मिलना बाकी रहता है, right? तो can I say prepaid expenses? Prepaid expense भी current asset हुआ? What do you mean by prepaid expense? पैसा दे दिया, सर्विस मिलना बाकी है। तो सपोज मार्च में ही इफ मैं अप्रैल एंड मई मंथ का सैलरी पे कर दूं स्टाफ को, क्या फिर से जब अप्रैल और मई मंथ में मेरा स्टाफ वर्क करेगा मुझे सैलरी देना पड़ेगा? क्या सर्विस तो मिलेगा ना? यानी फ्यूचर में कुछ तो मिल ही रहा है विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। तो उसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इज इट क्लियर? जैसे आपका प्रीपेड मोबाइल फोन होता है, आप पहले रिचार्ज करवाते हो और फिर जितने टाइम का रिचार्ज करवाया कंपनी सर्विस देने से मना करती है, क्या देना ही पड़ेगा ना? इज इट क्लियर? सिमिलरली बिजनेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, समझ में आया? तो प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली क्या हुआ? अब बोलो नॉर्मल में क्या हुआ? अमाउंट ऑलरेडी पेड बट सर्विसेज येट टू बी रिसीव्ड। अमाउंट ऑलरेडी पेड, आप पहले ही पैसा दे चुके हो, सर्विस मिलना बाकी है। ठीक है? जैसे प्रीपेड टैक्सी होता है ना, उसको वर्ड प्रीपेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपका पहले ही पैसा चला जाता है, फिर आपको सर्विसेज मिल रहा है, और उन लोग प्रीपेड सर्विस दे रहे हैं, मतलब पैसा उन लोग बाद में लेंगे, पहले आपको आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पे छोड़ेंगे। तो उनके लिए अक्रूड इनकम हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? अक्रूड इनकम का मतलब क्या था? काम करके दे दिया, पैसा मिलना बाकी है। काम करके दे दिया, पैसा मिलना बाकी है, उसको अपन बोलते हैं अक्रूड इनकम। सर्विसेज हैज बीन गिवन बट अमाउंट इज येट टू बी रिसीव्ड, उसको अपन अक्रूड इनकम बोलते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पैसा पहले ही दे दिया, सर्विसेज मिलना बाकी है, उसको अपन प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। मैं लिखा दूंगा, ये टर्म्स भी लिखा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, रेंट मतलब क्या मानू, क्या चीज का? नहीं, रेंट देखो, पहला बात है आपको ये देखना पड़ेगा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मिलना है या देना है। सपोज मार्च का रेंट था और मैंने मार्च का रेंट पे कर दिया, तो फ्यूचर तो कुछ बचा ही नहीं ना उसका, तो रेंट जस्ट पेड, इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस फॉर मी। तो मैं जब मैं करंट ईयर का अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करूंगा, उस रेंट एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा। इफ मैंने मार्च मंथ में प्रीमाइसेस यूज किया बट लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं किया, तो फ्यूचर में देना पड़ेगा ना। नाउ इट बिकम्स माई लाइबिलिटी। तो मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा लाइबिलिटी को कि करंट है या फिर नॉन करंट है। करंट कैसे क्लासिफाई करूंगा? विद इन 12 मंथ्स पे करना है तो करंट लाइबिलिटी, एंड आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? करंट एसेट्स क्लियर है? करंट एसेट्स क्या होता है? कोई भी एसेट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। नॉट एवरी एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, पैसा मिलता है क्या आपको? सर्विसेज मिलता है। ठीक है? आई बात समझ में? Cash itself is a current assets. Yes, cash itself is a current assets. Non current assets क्या होगा?
any asset which will increase my earning capacity of the business, any asset which will increase my earning capacity of the business or brings benefit to the business or which will be converted into cash after a period of 12 months, any asset which will increase my earning capacity of the business or brings benefit to the business or which will be converted into cash after a period of 12 months is known as non-current assets. Example, long-term investment in shares. शेयर समझ में आता है ना, शेयर मार्केट में जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन, सॉरी, टेलीविजन इन, yes, it is also a non-current asset. Long-term investment in shares, fixed asset, fixed asset. अब फिक्स्ड एसेट अपने आप में बड़ा टर्म है. Fixed asset such as fixed assets such as building, machinery, goodwill, etc. गुडविल तुम्हारे बिजनेस के वर्थ को इंक्रीज करता है. कोई भी चीज जो मेरे धंधे की अर्निंग बढ़ाए, जो मुझे बेनिफिट दे या फिर फ्यूचर में कैश कन्वर्ट कर सकता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट है. समझ में? अब समझना फिक्स एसेट्स क्यों लिखा. आपने दो तीन टर्म यहाँ नए लिखे हैं, पहले उसको समझते हैं फिर धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे. एक था अक्रूड इनकम और एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक टर्म है फिक्स्ड एसेट. ये थोड़े से कुछ नए टर्म आपने लिखे हैं. पहले समझते हैं फिक्स्ड एसेट क्या है. ब्रेक करो, कभी भी अकाउंट्स में कॉम्प्लिकेशंस लगे ना या फिर कोई भी सब्जेक्ट में कॉम्प्लिकेशंस लगे, उस वर्ड को ब्रेक करो, तोड़ तोड़ के समझने का कोशिश करो, शायद क्लैरिटी आए. फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड है, थोड़ा परमानेंट टाइप का है बिजनेस में. एसेट मतलब वही चीज जो आपको बेनिफिट देगा, कॉस्ट कम करेगा, कैश लाके देगा धंधे में, वो एसेट है. यानी ऐसी एसेट जो मेरे बिजनेस में परमानेंट टाइप की है, उसको मैं फिक्स्ड एसेट्स बोलता हूँ. राइट. अब सोचो, आप लोग के बिजनेस में जो स्टॉक है, क्या मैं उसको फिक्स्ड एसेट बोल सकता हूँ? वो परमानेंट नहीं है ना, वो तो फटाफट रोटेट होगा, आएगा, खरीदा बेचा यही चलेगा उसके अंदर में. डेटर, क्या मैं उसको फिक्स्ड एसेट बोलूं? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग बोल सकता हूं ना मैं. आई बात समझ में? तो फिक्स्ड एसेट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. आपके जिंदगी में दो तरह की एसेट्स है.
एक वो एसेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, और दूसरी वो एसेट जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। लैपटॉप क्या है? जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। एसी, राइट? एसी के अंदर में, एसी जो है वो मेरे लिए क्या, मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, तो इट्स अ टेंजिबल, राइट? लेकिन एसी से जो हवा आ रही है ठंडी ठंडी, इट्स एन इनटेंजिबल। बट मेरे बिजनेस के लिए कोई एसेट नहीं है, बिकॉज हवा पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बट लेट्स से सपोज माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कैन यू सी द सॉफ्टवेयर? यू कैन जस्ट फील द सॉफ्टवेयर, दैट्स एन इनटेंजिबल एसेट। थ्री इडियट सबको पता है, फुंगसुम वांगडू, लास्ट में चतुर किस लिए आता है उसके पास में? उसके नाम पे कुछ होता है। फुंगसुम वांगडू के नाम पे बहुत सारा चीज, कुछ नाम टर्म यूज करता है वो। पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या था बेसिकली, उसके नाम पे कितने 400 पेटेंट्स या 300 ऐसे कुछ पेटेंट्स होता है, उस मूवी में दिखाता है। तो अराउंड 400 पेटेंट्स उसके नाम पे होते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? यस, बेसिकली जब आप कोई अपनी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हो और उसको अपने नाम से रजिस्टर कर लेते हो, तो उसको अपन पेटेंट बोलते हैं। टेक्नोलॉजी दिखता है क्या? वी कैन जस्ट ओनली फील। तो पेटेंट इज अ इनटेंजिबल एसेट। आई बात समझ में? वेयर इज अवर लैंड एंड बिल्डिंग? दैट्स अ टेंजिबल एसेट। मशीनरी, टेंजिबल एसेट। लैपटॉप, टेंजिबल एसेट। कॉपीराइट, इनटेंजिबल। कॉपीराइट एक राइट होता है, जस्ट आप देख सकते हो, राइट? फील कर लो कि हाँ मेरे पास में ये राइट है। जैसे आपकी जितनी भी बुक्स होती है ऑथर की, उसमें देखना एक वर्ड ऐसे लिखा हुआ रहता है, सी और गोला किया हुआ रहता है, दैट इज द सिंबल ऑफ कॉपीराइटेड, राइट? ट्रेडमार्क इनटेंजिबल है, ट्रेडमार्क एक राइट है। जैसे नाइकी का सिंबल, प्यूमा का जो लोगो है, तो वो सब क्या है? दीज आर ऑल ट्रेडमार्क। कोई भी अपने बिजनेस में उस लोगो का यूज नहीं कर सकता, दैट इज ट्रेडमार्क एंड इनटेंजिबल एसेट। समझ में? डिफरेंस समझ में? व्हाट इज टेंजिबल एसेट एंड व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट? गुडविल दिखता है क्या? बस होता है, किसी का अच्छा होता है और किसी का नहीं होता है। बट ये गुडविल बहुत फ्लक्चुएट करता है। किसी के नजर में आप बहुत अच्छे हो, बेसिकली आपका गुडविल बहुत अच्छा है। किसी की नजर में आप बहुत खराब हो, शायद आपने उसकी मदद नहीं करी, तो उसकी नजर में आपका गुडविल क्या है? बहुत कम है, राइट? तो गुडविल बस होता है, उसको रिकॉर्ड करने का मत पूछना भैया। तो फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं बिजनेस में, लिखते कैसे, मत पूछना, बहुत थोड़ा हायर लेवल चला जाएगा। बट ये समझना, गुडविल इज ऑल्सो एन इनटेंजिबल एसेट। क्लियर है? तो लिखना, फिक्स एसेट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फिक्स एसेट्स कैन बी classified into एक होगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सबको क्लियर है व्हाट इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स? पक्का? क्या होता है? थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने का कोशिश करो। यस, एनी एसेट्स व्हिच वी कैन टच, see and feel is an tangible fixed asset. Example, machinery, furniture and fittings, land and building, etc. Machinery, furniture and fittings, land and building, etc. Machinery, furniture and fittings,
लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, मगजमती गई। इनटेंजिबल एसेट, इसका मतलब यस, जिसको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। जैसे तुम लोग का नीवा नीवी का स्टोरी में, नीवा नीवी का स्टोरी में भी तो होता है लव, यू कैन जस्ट फील, इट्स इन द एयर। ना आपको खाना, भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। हाँ, कोशिश किया ना हुआ, अब जो नजदीक है वही करेगा। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्लियर है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? एनी एसेट्स विच वी कैन ओनली फील, वी कैनॉट टच, वी कैनॉट सी। एग्जांपल दैट इज गुडविल। गुडविल उसको भी लिखेंगे जो तुमने टर्म यूज किया, नॉलेज, उसको बोलते हैं नो हाउ। ठीक है, नॉलेज को बोलते हैं नो हाउ। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सॉफ्टवेयर पेटेंट्स में आ गया। सारे के सारे सॉफ्टवेयर पेटेंटेड होते हैं। हाँ, बिकॉज उसी से तो पैसा कमा रहे हैं। कोई भी मामूली सी 200 रुपए की टी शर्ट पे एक एडिडास का सिंबल लगा दो, तुम बेच सकते हो तुम 2000 में भी उसको। दैट्स एन इंटेंजिबल एसेट, यानी वो एक राइट है, वो एक सिंबल, एक राइट है। मतलब कोई भी कपड़े में लग जाता है। अरे तुम लोग का वो क्या नाम है, लेडीज बैग आता है ना, लुई विटॉन, एलवी, बस उतना सा लगा दो, फिर एमआरपी उसमें लगा दो 1.5 लाख, बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल से शर्ट पे बीइंग ह्यूमन लगा दो, वो 4-5 हजार का शर्ट बन जाता है। ठीक है, लेवाइस का वो लगा दो। क्या सारा वो कंपनी बना रही है क्या? कुछ नहीं बनाती है। इंडक्शन कुकर देखा है फिलिप्स के? आपने बाकी प्रोडक्ट देखे हैं, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर? आप लोग कितने में खरीदते हो? एक इंडक्शन कुकर कितने में मिलता है? किसी को एकदम कुछ आइडिया, किसी का शॉप या बिजनेस हो? मॉर्फी रिचर्ड्स बोल के कंपनी है, ठीक है, मॉर्फी रिचर्ड्स इंडक्शन कुकर्स बनाती है। वो इंडक्शन कुकर शायद मार्केट में 5,000 6,000 ऐसे स्टार्टिंग ऐसे इस रेंज में बिकता है। तुमको सच में लगता है वो इतने में बनता होगा? कितने में बनता है? 500 800 1000 रुपए। एंड दैट टू आउटसोर्सिंग का काम होता है। कोई दूसरी फैक्ट्री वो मैन्युफैक्चर कर रही है एज पर द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस ऑफ मोर्फी, वो सिर्फ लोगो लगता है वहां पे, एंड फिर उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। तो वो लोगो क्या है? इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। हाँ, कॉपीराइट बेसिकली आप कोई भी चीज कॉपी नहीं कर सकते। कभी देखा थिएटर में आप जाते हो, फोन लेके स्टार्ट हो जाते हो, 2 मिनट 3 मिनट तक तो ठीक है, जब तक आप रील या इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स बना रहे हो तब तक तो ठीक है। यदि सपोज वो 10-15 मिनट से कैमरा तुम्हारा चल रहा है, वहां से एक आदमी आएगा, मैम नॉट अलाउड, सर नॉट अलाउड। क्यों? कॉपीराइट। बिकॉज आप कॉपी नहीं कर सकते वहां पे। कोई भी बुक्स का जो कंटेंट होता है आप कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज कॉपीराइटेड। किसी ने मेहनत करके कोई कंटेंट को लिखा है, आप विदाउट हिज और हर परमिशन उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट क्या होता है? राइट दिखता है क्या? राइट बस होता है। इज इट क्लियर? तो दैट इज कॉपीराइट। नहीं, यहां पे देखो, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया लुई विटन का बैग खरीदो, देयर आर चीपर बैग्स, राइट? अब लुई विटन ने अपना ब्रांड वैल्यूएशन सेट किया, उनका उतना एक्सपेंसेस है। यदि वो उतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट ब्रांड बिल्डअप में एक्सपेंस कर रहे हैं, तो रिकवरी कैसे करेंगे? उनका प्रॉफिट मार्जिन तो वैसे ही बनेगा ना। तो वहां पे वो महंगा नहीं है, बेसिकली वो ब्रांड वैल्यूएशन और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की वजह से महंगा बन रहा है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि आप अननेसेसरी, विदाउट कोई आपका ब्रांडिंग ही नहीं, लोकल सस्ता सा प्रोडक्ट है, आप उसको वैसे नहीं बेच सकते। हाँ, आपकी कंपनी का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तब तो आपको प्रॉफिट मार्जिन लेना पड़ेगा, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, नॉर्मल नॉन ब्रांडेड चीज को आप ऐसे नहीं लूट सकते, कोई आपको देता भी नहीं है। ठीक है, जैसे जेनरिक दवाई, जेनरिक मेडिसिन एंड नॉर्मल मेडिसिन में डिफरेंस है, बट दोनों का इफेक्ट सेम है। नॉर्मल मेडिसिन बहुत कॉस्टली बिकता है,
एक कफ सिरप का एमआरपी होता है 60, 80, 100, 150 के आसपास, बट वो बनता है कोल्ड ड्रिंक के रेट में, 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए का वही कॉस्टिंग होता है, बिक रहा है ना। और वही जेनेरिक, व्हेन यू बाय द जेनेरिक मेडिसिन, वो बहुत सस्ती है ना, तो इंडिया में लॉ है आप जेनेरिक मेडिसिन को महंगे रेट में बेच ही नहीं सकते। नाउ दैट्स इकोनॉमिकल, ठीक है। बट जब आप एक रजिस्टर्ड एक कंपनी, आपका ब्रांड है, तब आपको अलाउड है चीजों को आप करो, आपके पास बायर भी होने पड़ेंगे वैसे, ठीक है। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फिर किसी ने बोला था नॉलेज, जिसको अपन बोलते हैं नो हाउ, KNOWHOW, नो हाउ, दैट्स नॉलेज। एक्सेट्रा। तो दीज आर माई इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्लियर है। तो फिक्स्ड एसेट्स दो तरह का होगा, वन इज टेंजिबल, अनदर वन इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या है? यस, एग्जांपल मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, बिजनेस का लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब तुम्हारे लिए क्या हो गया? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। वेयर इज इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल? गुडविल, कॉपीराइट, एग्जांपल बोला तो डेफिनेशन बोलती है, ट्रेडमार्क, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्या हो गया? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। एंड फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे या नॉन करंट एसेट्स में? नॉन करंट, बिकॉज ये मेरे बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स चलेगा ना। हमारा इंटेंशन, एक बार आप कोई मशीन खरीदते हो उसको तो लंबे समय तक यूज करने का है, तो दैट्स अ नॉन करंट एसेट। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, क्लियर है? फिर से बताना, करंट एसेट्स क्या होता है? विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, वो मेरे लिए करंट एसेट्स है। और जो 12 मंथ से ज्यादा धंधे में चलेगा वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ इंटेंशन पे चलता है, बिजनेसमैन का इंटेंशन के ऊपर है। कुछ बिजनेसमैन ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसका इंटेंशन हो सकता है 4 to 6 मंथ्स, देन वो जो इन्वेस्टमेंट है इट विल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट। बट एक बिजनेसमैन है, उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया कि बोलता है मैं 3 साल तक देखूंगा ही नहीं इस पैसे को, तो उसका इंटेंशन क्या है? लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा नॉन करंट एसेट। क्लियर है? ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए एक एप्पल फोन, जो आप लोग आईफोन खरीदते हो 15 प्रो मैक्स, किसी ने लिया, बोलता हो गया अगला 3 साल तक अब कोई खर्चा नहीं है, घर वाले फोन नहीं दिलाएंगे, नाउ दैट फोन बिकम्स अ नॉन करंट एसेट फॉर यू। लेकिन आप में से कोई है, बहुत पैसा, टेंशन नहीं है, अभी खरीदा, 16 आएगा फिर से खरीदूंगा, तो उसके लिए क्या है? करंट एसेट्स। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये सब कुछ इंटेंशन के ऊपर चलता है बिजनेसमैन का, कि करंट एसेट्स क्लासिफाई करना है या फिर नॉन करंट एसेट। एज अ अकाउंट स्टूडेंट हम लोग कैसे जज करेंगे? इफ 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाला है तो मेरे लिए करंट है, और 12 मंथ्स के बाद कैश में कन्वर्ट होना है तो नॉन करंट है। क्लियर है? चलो अब लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज। अच्छा वो भी तो लिखना था, अक्रूड इनकम लिखो। accrued income, any income for which services have been given, but any income for which services have been given but amount is yet to be received is known as accrued income. जैसे कि सपोज आप में से किसी ने थोड़ा बहुत इंटीरियर का नॉलेज होगा, ठीक है, इंटीरियर का पढ़ाई किया। अब इंटीरियर कोई एक प्रोजेक्ट मिला आपको इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च,
आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया, मार्च में हैंड ओवर भी कर दिया, अब आप पैसा मांग रहे हो, तो बिजनेसमैन बोल रहा है कि मार्च क्लोजिंग एक काम करना, अप्रैल में आना, मैं आपको पैसा दे दूंगा, राइट? तो फेब और मार्च में आपने जो काम करके दिया है, दैट इज ट्रीटेड एज अक्रूड इनकम। सर्विसेज हमने दे दी, बस पैसा मिलना बाकी है, इसको अपन बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्या ये मेरे लिए एसेट है? सबको ही क्यों नहीं बोला? अक्रूड इनकम बिजनेस के लिए एसेट है क्या? पैसा मिलना है। करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट? करंट एसेट्स 12 मंथ्स के अंदर ही मिल जाएगा ना बाबा, थोड़ी ना वेट करेंगे। तो अक्रूड इनकम हमेशा करंट एसेट्स होगा। क्लियर है? फिर आपने और एक टर्म लिखा था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। expense for which amount has been paid, expense for which amount has been paid, expense for which amount has been paid, but क्या होगा? Services is yet to be received is known as prepaid expense. अब एक बात बताओ मेरे को, इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को क्या मैं करंट ईयर के एक्सपेंस में काउंट करूंगा क्या, टू कैलकुलेट माय करंट ईयर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? चलो, जिसने यस बोला उसके लिए फिर से थोड़ा सा। सपोज इन द मंथ ऑफ मार्च आई पेड सैलरी फॉर अप्रैल एंड मे टू माय स्टाफ। नेक्स्ट ईयर अप्रैल एंड मई का स्टाफ को मैंने मार्च में ही सैलरी पे कर दिया। अब एक बात बताओ, जब मैं मार्च तक पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जब कैलकुलेट करूंगा, क्या मैं अप्रैल और मई मंथ का सैलरी एक्सपेंस भी काउंट करूंगा क्या? तो यस क्यों बोला फिर? तब तो काउंट होगा, तो तब तो हम प्रीपेड दिखाएंगे ही नहीं। हम ये जो कुछ भी एसेट एंड लाइबिलिटी समझ रहे हैं, कौन सी डेट के लिए समझ रहे हैं? 31st ऑफ मार्च। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट पता था ना क्यों बनाते हैं? टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये 31st मार्च को बनता है। तो 31st मार्च को मुझे क्लासिफाई करना है व्हाट आर माय एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बिजनेस। उससे पहले कोई एडवांस में दिया और पहले ही सेट ऑफ हो गया तो उसका कुछ करना ही नहीं है। ठीक है? ऑन 31st ऑफ मार्च को चेक कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या वो मेरे करंट ईयर के एक्सपेंस में काउंट होगा क्या? नहीं होगा। लिखना, such expenses are not considered while calculating net profit. Such expenses are not considered while calculating net profit or loss for the year. क्लियर है? समझ में? अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा ये बताओ, अक्रूड इनकम काउंट करेंगे क्या while calculating my current year net profit या net loss? अक्रूड इनकम को काउंट करोगे क्या? कुछ लोग प्रोसेस ही नहीं कर पाए। फिर से बोल रहा हूँ, जिसका हाँ आया ठीक है, मैंने सुन लिया ना, तो किसी का अभी तक मिला नहीं, मिलना चाहिए। अक्रूड इनकम को करंट ईयर का इनकम में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में उसको काउंट करेंगे। समझ में आया? प्रीपेड एक्सपेंसेस काउंट नहीं होगा, अक्रूड इनकम काउंट होगा।
क्लियर है? चलो करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। क्या होगा करंट लायबिलिटीज? इधर क्यों रखता है? इधर आया तो थोड़ा तेज बोलो। यस, कोई भी ऐसा पैसा जो बिजनेस को रीपे करना है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इज अ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट 12 मंथ्स कौन सा डेट पे खड़े होके सोच रहे हो? 31 मार्च को। 31 मार्च को हम लोग खड़े हैं बिजनेस के। यहाँ खड़े होके हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में मुझे क्या क्या पे करना है, क्योंकि 1 अप्रैल चला गया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले मुझे सोचना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे लिए कौन सा करंट लायबिलिटी है, कौन सा नॉन करंट लायबिलिटी है, कौन सा करंट एसेट्स है, कौन सा नॉन करंट एसेट्स है। क्लियर है? तो करंट लायबिलिटी क्या है? एनी ऑब्लिगेशन of a business, any obligation of a business which has to be settled, any obligation of a business which has to be settled within next 12 months is known as current liabilities. क्लियर है? करंट लायबिलिटी क्या होता है? एग्जाम्पल एक्स, किसका एक्स करंट लायबिलिटी है? लायबिलिटी है ही नहीं अब वो। एक्स, हमको लगा एक्स, एक्स इज अ करंट लायबिलिटी। ठीक है, और कुछ? शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसको हम बोलते हैं, या शॉर्ट टर्म लोन्स। और कुछ? हाँ, इंटरेस्ट टू बी पेड, वी हैव टू यूज द टर्म, एक टर्म आएगा वो यूज करेंगे। करेक्ट है, इंटरेस्ट टू बी पेड। हाँ, और कुछ कोई बोल रहा था? कैपिटल। एक बात सोचो, तुमने आज दुकान का ओपनिंग किया करंट ईयर में, तुमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया। अब 31 मार्च को बिजनेस ये सोचेगा, वो हो मुझे तो अगले साल मालिक का पैसा रिटर्न करना है। नेक्स्ट ईयर ही मालिक को पैसा रिटर्न मिल जाएगा क्या? कब मिलेगा? जब धंधा बंद होने वाला होगा तब मिलेगा ना। तो गोइंग कंसर्न लंबे समय तक चलेगा। तो कैपिटल तो लॉन्ग टर्म के लिए तुमने इन्वेस्ट किया होगा ना बिजनेस में। तो बिजनेस ने तुमसे जो पैसा लिया है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट पीरियड के लिए तो नहीं लिया होगा। तो कैपिटल करंट लायबिलिटी नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी आएगा। तुम्हारा कैपिटल एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। अच्छा, और कुछ? किसी ने बोला शॉर्ट टर्म लोन। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या पे कर दिया या पे करना बाकी है? बाकी है, टू बी पेड। जैसे इसने बोला इंटरेस्ट टू बी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी पेड, ठीक है, वी विल यूज द टर्म। और क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स भी तो करंट लायबिलिटीज है। आपने गुड्स खरीदा, गुड्स तो खरीद लिया, दुकान में आ गया, अब वो पैसा मांग रहे, भैया अभी कहाँ, 2 साल बाद आना, 4 साल बाद आना। ऐसे करोगे क्या? बेचारे को देना ही पड़ेगा ना पैसा। हाँ, जिसका नियत खराब है करो, कोई बात नहीं है। अगली बार देगा ही नहीं, मार्केट में हवा और फैला देगा। इस आदमी को गुड्स मत देना, जिसको देना है दे दो। क्लियर है? तो क्रेडिटर। देन आप लोगों ने, किसी ने बोला शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कैन आई से बैंक ओवरड्राफ्ट? अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। अरे भाई बैंक में पैसा नहीं था,
फिर भी क्रेडिट कार्ड स्वैप करके आपने शॉपिंग कर लिया, अब क्या इसका पैसा बैंक को कब देना है? नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में तो देना ही पड़ेगा, वरना इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा, हालत खराब हो जाएगी। तो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में पे करना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ करंट लायबिलिटी। अब बिजनेस में क्रेडिट कार्ड नहीं होता, पर्सनल लाइफ में होता है। बिजनेस में बैंक आपको फैसिलिटी देता है एज पर योर बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड आपका पोर्टफोलियो चेक करके कि यू कैन ओवरड्रॉ द मनी। सपोज हर बिजनेसमैन को सेपरेट सेपरेट बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 5 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन उसके ट्रांजेक्शन। तो इफ आपके बिजनेस में आपके बैंक अकाउंट, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा नहीं भी है, देन अप टू 50 लाख बैंक बोलती है आप पेमेंट कर देना, कोई इश्यू नहीं है। बट वो 50 लाख वापस रीपे भी तो करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी रीपे विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, 12 मंथ्स, उनका एक टाइम पीरियड होता है, राइट? तो उसी को अपन बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? नेगेटिव बैलेंस ऑफ अ बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। और कोई एग्जांपल? अब कुछ लोगों ने बोला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू बी पेड, यानी फरवरी मार्च का हो सकता है हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, अप्रैल में पे करेंगे, तो टिल द मार्च पैसा देना बाकी है, तो इट्स अ करंट लायबिलिटी। किसी ने बोला इंटरेस्ट टू बी पेड, आपने किसी से लोन ले रखा था बट मार्च तक इंटरेस्ट नहीं दिया, बोला मैं आपको अगले साल दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर पे करोगे, तो करंट लायबिलिटी। इस टाइप के ट्रांजेक्शन को अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, डिले इन रेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फरवरी मार्च का रेंट पे नहीं किया, आपने बोला अप्रैल या मई मंथ में दोगे, ठीक है, लैंडलॉर्ड खाली तो नहीं करवाएगा ना, आपका ट्यूनिंग है, लैंडलॉर्ड बोलता है ओके फाइन कोई बात नहीं, आप अप्रैल या मई में दे देना, बट मार्च मंथ तक तो मैं एक्सपेंस को बुक करूंगा ना, तो उसको क्या नाम से बुक करूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के। तुम्हारा होगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तुम्हारा होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिपेंड्स, आपका दूसरा बैंक अलाउ कर रहा है, सेम बैंक तो नहीं अलाउ करेगा। आपने दूसरा बैंक अकाउंट खुलाया, अब वो भी तो आपके ट्रांजेक्शन चेक करेगा ना, क्रेडेंशियल्स को चेक करेगा, यदि उनके क्रेडेंशियल्स में आप फॉल करते हो तो आपको मिल जाएगा ओवरड्राफ्ट। अरे एक इंसान बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखता है ना, वैसे ही ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, समझ में आया? तो टर्म, एक नया टर्म क्या सीखा आपने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज नथिंग, इट इज सेम लाइक अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज बट पेमेंट इज येट टू बी मेड। हमने पैसा नहीं दिया, जैसे कि आपने अपने स्टाफ से काम करवा लिया, मार्च महीना पूरा काम करवाया बट उसको सैलरी नहीं दिया, बोला सैलरी मैं तुमको अप्रैल में दूंगा, नेक्स्ट ईयर दूंगा, तो मार्च मंथ का सैलरी इज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मुझे आउटस्टैंडिंग है, पे करना है नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एनीथिंग, जो भी होगा उसका नाम ऐड हो जाएगा उसमें, तो अभी जस्ट नॉर्मल लिख लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सपोज आप लोगों में से मेरे को कुछ लोगों का 12th का फीस अभी मिल जाए, वो पैसा मेरे लिए इनकम है क्या? लाइबिलिटी। भाई वो पैसा मेरे को टेंशन देके जा रहा है, करंट ईयर में मुझे 11 में अभी तुम लोग से जो फीस मिल रहा है वो मेरे लिए खुशी दे रहा है, दैट्स माई इनकम। बट जो 12th का फीस तुमने मुझे दे दिया अभी, वो मेरे को क्या दे रहा है? टेंशन कि यार अगले साल तो आप पढ़ाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वो मेरे लिए क्या है, उसको मैं क्या नाम से लिखूं अपने बुक्स में? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है, राइट? क्या मुझे पैसा देना बाकी है क्या? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पहले ही पैसा दे दिया, क्या मैंने दिया क्या? आई एम अ बिजनेस, थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीपेड इनकम सही बोला इसने, बट वी विल नॉट यूज द टर्म प्रीपेड इनकम, वी विल यूज द टर्म एडवांस इनकम। मेरे को क्या हो गया? एडवांस इनकम हो गया। तो एडवांस इनकम इज अ लाइबिलिटी फॉर मी, क्योंकि मैंने काम करके दिया ही नहीं है, काम तो नेक्स्ट ईयर में करूंगा तब मेरा पैसा ड्यू होगा ना। क्लियर है? तो वन ऑफ द एग्जांपल इज एडवांस इनकम।
एडवांस इनकम, बैंक, हाँ टैक्स देखो डिपेंड करता है जीएसटी है ना इनकम टैक्स है। पहला बात है इनकम टैक्स है तो बिजनेस में आएगा नहीं। जीएसटी पेबल है तुम्हारा कोई भी, देन वो भी आ जाएगा करंट लायबिलिटी में। इफ आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया, रिटर्न लगाना बाकी है, तो वो जो पे करना है तुमको, दैट विल आल्सो बी ए करंट लायबिलिटी। अब जीएसटी में तो बहुत सारा फंडा है, इनपुट आउटपुट सेटअप होने के बाद फिर रिवर्स चार्ज भी आता है। कोई थोड़ा बहुत बिजनेस को देखता हो, शायद कोई नहीं देखता। रिवर्स चार्ज का आइडिया कब लगता है रिवर्स चार्ज? यस, ट्रांसपोर्टर के ऊपर में रिवर्स चार्ज लगता है। जैसे कि सपोज मैंने दिल्ली से गुड्स मंगवाया, राइट, तो ट्रांसपोर्ट से आएगा, कंधा पे तो लेके आऊंगा नहीं। तो ट्रांसपोर्ट से जो गुड्स आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टर को जो मैं पे कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर टैक्स नहीं पे करते, ठीक है, लॉ में सर्टेन प्रोविजन है, तो उसके बिहाफ में मुझे पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो वो सारा जो लाइबिलिटी है वो भी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, जीएसटी वाला लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ हम क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिससे हमने पैसा लिया ही नहीं, पहला बात ये, जिससे हमने गुड्स उधार में खरीदा। सपोज तुम एक मेडिसिन का होलसेलर है, पान बाजार में दुकान है तुम्हारा, मेरा यहाँ छतरीबाड़ी में छोटू सा दुकान है। मेरे फ्लाइंग कस्टमर आते हैं, मेरे को कुछ कफ सिरप चाहिए था, कुछ पैरासीटामोल चाहिए था, मैं तुम्हारे दुकान में गया और गुड्स लेके आ गया, राइट। मैंने बोला दे दूंगा, मैं अप्रैल में दे दूंगा, मार्च में लेके आया, नेक्स्ट मंथ क्लियर कर दूंगा। तो मेरे लिए तो क्या हुआ, तुमको पैसा देना है ना, यू आर माई क्रेडिटर एंड आई हैव टू मेक दिस पेमेंट विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो मेरे लिए करंट लायबिलिटी हुआ ना। तुम क्रेडिट का मतलब दो चीज होता है, एक होता है जब तुम क्रेडिट में खरीदते हो बिजनेस में, एक होता है जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं। व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सामने वाले पर्सन को हम बोलते हैं डेटर। व्हेन वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, द पर्सन फ्रॉम whom we buying goods is creditor, यही टर्म है, ठीक है। तो उस आदमी को जो पैसा देना है मुझे, वो तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देना है, तो वो तो करंट लायबिलिटी हुआ ना। तुम्हारा डाउट कहाँ है? तो भाई किसको पैसा दूंगा? हाँ अरे तो नाम लिखूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं बैलेंस शीट में सबके नाम लिखूं। शेड्यूल होता है, क्लिक करने से सब कुछ खुल जाता है। आपने ऐसे देखा है क्या? बहुत बार कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज होती है, उसके अंदर में एक बटन क्लिक है, उसके अंदर और ड्रॉप डाउन ऑप्शंस खुलते हैं, फिर एक क्लिक करते और ड्रॉप डाउन ऑप्शन खुलते हैं। तो ये वैसा ही है क्रेडिटर में, मैं सारे बिजनेस के क्रेडिटर को लिख दूंगा, फिर मेरे को जानना है किसको कितना पैसा देना है, उसको क्लिक करने से वो सारे नाम ओपन होंगे। तो क्रेडिटर इज ए कैटेगरी, ठीक है, क्रेडिटर इज अ कैटेगरी। जैसे सपोज मेरे पास क्लास 11 का बैच है, 12 का बैच है, सेवा का बैच है, अलग अलग ऐसे बैचेस है, फाउंडेशन है, इंटर है। तो मैं क्या करा, मैंने उन सबको बैच का एक हेडिंग दे दिया, तुम लोग का ग्रुप का एक नाम है, हेडिंग है वो मेरा। अब उसके अंदर कौन कौन है तो मुझे खोलना पड़ेगा ना, राइट। तो वैसे ही क्रेडिटर बिजनेस का एक वो ग्रुप है जिसको मुझे पैसा देना है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। तो क्रेडिटर कोई पर्सन नहीं है, इसके अंदर जो नाम लिखा हुआ होता है ना वो लोग पर्सन है, क्रेडिटर एक हेडिंग है, ठीक है। उससे मैं डाउट हो रहा था कि क्रेडिटर कोई इंसान कैसे हो सकता है। क्रेडिटर कोई इंसान नहीं है, बेसिकली हम लोग बिजनेस में उसका नाम से रिकॉर्ड करेंगे ना। हाँ हाँ, जीएसटी जो मुझे मिलना है वो मेरे लिए करंट एसेट है, और जीएसटी जो मुझे पे करना है इज अ करंट लायबिलिटी। बिना 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 भी आऊंगे, बता दें, नीचे जाओ। हम्म, नीचे जाओ, बाहर होगा, कोई भी पूछना बता देगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर है? और कोई एग्जांपल करंट लायबिलिटी का? देखो एक नया नाम लिख रहा हूं जो मेरे को करंट एसेट्स में भी लिखना था, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। और ऐसे ही आप करंट एसेट्स में एग्जांपल ऐड करना, बिल्स रिसीवेबल। अगला तब तो तुमको ये भी पूछना चाहिए था, डेटर कैसे इंसान हुआ? डेटर इज अ हेड, उसके अंदर जिन लोगों को हम रखते हैं ना वो लोग हैं जिनको मुझे पैसा मिलना है।
ठीक है, तो एक हेड है और कुछ नहीं है। एक तरफ लिखा बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स में, और करंट लायबिलिटीज में आप लोग लिखोगे बिल्स पेबल। एनी आइडिया अबाउट बिल्स पेबल? कुछ ऐसा ही होता है, समझना व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ठीक है, दो इन द प्रेजेंट एरा ये यूज ही नहीं होता। अब आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि हमारे पास चेक है, बैंक में से चेक मिलता है ना, चेक बुक। सपोज मुझे किसी पर्सन को 3 मंथ्स के बाद पे करना है, टुडे टुडे आई एम डीलिंग विद समवन, मैंने उसको बोला मैं तेरे को 3 महीने बाद पैसा दूंगा, उसका चेहरा ही उतर गया। क्यों? इस टेंशन में कि 3 महीने बाद नहीं दिया तो क्या, किसको ढूंढता फिरेगा, फिर फोन करना पड़ेगा। उसको एकदम कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा मेरे पे, अच्छा डील चल रहा है, अच्छे रेट में डील फाइनल हो गया, अब उसको भरोसा ही नहीं हो रहा मेरे पे। मैं बोला भैया क्या हो गया, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, दे दूंगा तो पैसा, ईमानदार आदमी हूँ, कहीं नहीं भागूंगा, मेहनत रोजी रोटी अच्छा कमा लेता हूँ, दे दूंगा पैसा। भैया ठीक ही बात है, वो तो आप तो दे ही दोगे, कहाँ जाओगे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको। ही इज नॉट विलिंग टू सेल मी द गुड्स, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि पैसा नहीं मिला देन व्हाट। तो कहाँ थे अपन, 3 महीने के लिए उसको भरोसा नहीं हो रहा था मेरे पे, तो उसने क्या बोला कि भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन एक एश्योरेंस मिल जाता तो ठीक था, है ना, कि आप 3 महीने बाद पैसा दे दोगे। वैसे भरोसा है आप पे, जेन्युइन आदमी हो, शकल से भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन पैसे की बात है ना, चेहरा अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। बोलते 3 महीने में एक काम कीजिए ना, मुझे 3 मंथ्स के बाद का डेट लिख के चेक काट के दे दीजिए, चेक पे साइन कर दो आप अपना, अमाउंट भर दो, बट डेट आप 3 मंथ्स के बाद का लिख दो। तो पहले तो मैं वैसे भी पैसा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उस डेट से पहले मैंने चेक डिपॉजिट भी करवाया, तो पैसा जाएगा ही नहीं उसके बैंक अकाउंट में, राइट? परफेक्ट था, तो मैंने कहा ओके इट्स फाइन, क्या दिक्कत क्या है, चेक ही तो काट के देना। मैंने अपना चेक बुक खोला, साइन किया, 3 मंथ्स के बाद का डेट लिखा और दे दिया। दिस इज प्रेजेंट एरा, जहां पे आप ऐसा मीडियम यूज कर सकते हैं। यस, बिल्स ऑफ, जब बट पुराना जमाना, जब चेक था ही नहीं हमारे पास में, देयर वाज नो चेक सिस्टम अर्लियर, तब फिर भरोसा कैसे पैदा होता? सपोज आप यहां से दिल्ली गए, राइट, और दिल्ली गए गुड्स परचेज करने के लिए, आपने वहां से अच्छा खासा एकदम लेटेस्ट ट्रेंड कलेक्शन परचेज किया, बिल बना 1 लाख रुपए का, अब वो पैसा मांग रहे हैं, पैसा, गुड्स खरीदा है, ले जाऊंगा मैं, वहां पहुंचूंगा, आपका गुड्स मेरे शॉप में पहुंचेगा, मैं कस्टमर को सेल करूंगा, पैसा कलेक्ट करूंगा, तभी तो दे पाऊंगा। अभी कहां से पैसा दूं, अभी ना हो पाएगा, कम से कम 3 महीने का समय दो। वो दिल्ली वाला टेंशन में, साला पता नहीं आसाम में कहां से आया है, वो मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उसको एकदम भरोसा नहीं हो रहा, तो वो सेल नहीं करेगा मेरे को, एंड बिजनेस गेट्स हैम्पर्ड। इससे पहले थोड़ा पीछे जाए तो क्या होता था पता है, पुराने मूवीज में देखिए नॉर्मल ट्रेन चलती थी, इतनी हाई प्रोफाइल ट्रेन तो पहले नहीं थी, थोड़ा स्लो वाली ट्रेन चलती थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी बिजनेसमैन यूज्ड टू कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद देम, एंड रास्ते में डकैत, उनको पता ही है आज बाबूजी निकले, यदि ये जा रहे हैं तो पक्का इनके पास कुछ तो माल है, और ये जा भी क्यों रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको समझ में आया था ना भाई कुछ तो है। तो उस कंडीशन में रास्ते में चोरी डकैती वो टेंशन, तो बिजनेसमैन ने जाना ही बंद कर, तेल लेने गया पैसा, साला ऐसा कमाई क्या फायदा जहां जान जोखिम में हो, तो मैं नहीं जाऊंगा, धंधा हैम्पर हुआ, बिजनेस स्टार्ट गेटिंग हैम्पर्ड। अब गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा है ट्रेड हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट डकैत को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उतना मैन पावर है नहीं। मैं यहां से रेडी नहीं हूं दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली तक जाने के लिए मुझे 2 दिन का ट्रेन का जर्नी करना होगा, कैश कैरी करना होगा, जो कि टेंशन है, रात को नींद भी नहीं आएगा, पोटली को अपने नीचे छुपा के कितना भी रखूं, बट भरोसा कुछ भी नहीं है। तब क्या हुआ, इस ट्रेड को, इस जो बैरियर को खत्म करने के लिए क्रेडिट चाहिए मुझे, मुझे बिजनेस में क्रेडिट चाहिए, नॉट एवरी बिजनेसमैन हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हर कोई कैश परचेज नहीं कर सकता है,
सबको क्रेडिट चाहिए, बट वो सामने वाला क्रेडिट देने को रेडी नहीं है क्योंकि उसको भरोसा नहीं है मैं पैसा दूंगा या नहीं दूंगा। तो वो भरोसा बिल्डअप करने के लिए देयर वाज अ कांसेप्ट नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैं जब उसके वहां परचेज करने जाता हूँ तो मुझे गुड सेल कर देता है, बट एट द सेम मोमेंट वो एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है जिसमें वो अपना नाम लिखता है, मेरा नाम लिखता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है और बोलता है आप बोलो कि आप मुझे या मेरे ऑर्डर पे इतना अमाउंट वॉट एवर बी द बिल वैल्यू इस डेट पे आप पे कर दो, एंड वो मुझसे साइन करवा लेता है। वंस आई साइन दैट डॉक्यूमेंट बिकम्स ए लीगल डॉक्यूमेंट। कल को कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो मेरे पे कोर्ट केस कर सकता है, एंड अच्छे से कोर्ट मेरे को अंदर डाल सकता है ना। तो दैट वाज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जो उसने डॉक्यूमेंट बनाया उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने साइन करके दिया, वंस आई साइन दैट डॉक्यूमेंट इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर मी। मुझे तो 3 महीने बाद पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो मेरे लिए दैट डॉक्यूमेंट बिकम बिल्स पेबल। वेयर एज दिल्ली वाले के लिए वो डॉक्यूमेंट बिकम्स बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया? हाँ, नहीं होगा, ऐसा ट्रेड होगा ही नहीं। परचेज सेल्स में 12 महीने से ज्यादा कौन बेचता है? ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो अपना गुड्स 12 महीने से ज्यादा के समय के लिए उधार में बेचता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट कैन बी मोर देन 90 डेज। जनरली 90 डेज इसलिए है क्योंकि एक चेक जो है स्टेल हो जाता है आफ्टर 90 डेज। 3 मंथ्स के बाद चेक स्टेल हो जाता है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं, खत्म हो जाता है। इश्यू डेट से लेके 3 मंथ्स का ही पीरियड होता है। हाँ भाई, करोड़ों का भी होगा ना तो उसमें सर्टेन इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया जाएगा, तब वो बात अलग है, लेकिन वहां पे डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ना। तो जितना मुझे नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करना है वो मेरे लिए करंट लाइबिलिटी, और जो मुझे उसके बाद में पे करना है वो मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? समझ में? व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल एंड व्हाट इज बिल्स पेबल? क्लियर है? करंट लाइबिलिटी में कोई डाउट? नॉन करंट liabilities, non current liabilities. Any obligation of a business which has to be settled after a period of 12 months is known as non-current liabilities. Any obligation of a business which has to be settled after a period of 12 months is known as non-current liabilities. Example, कैपिटल बेसिकली नॉन करेंट लाइबिलिटी में लिख सकते हैं, बट में मत लिखना बिकॉज कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी एंड हियर वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस में लगभग वैसे तो एक ही है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी हो गया। हियर वी विल राइट डाउन आउटसाइडर, बाहर वालों को जो पेमेंट करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस में क्यों लेंगे, पर्सनल लाइफ में लेंगे बताओ? हाँ, इंश्योरेंस हाउ कम है लाइबिलिटी? हम इंश्योरेंस करवाते हैं भाई, हमारे लिए कैसा लाइबिलिटी? हाँ, कार लोन ले रखा है, हाँ, मोर देन 12 मंथ्स बिजनेस के नाम पे है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन में आ गया। एनी लोन विच इज फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, अब ई का होता है, ई कौन सी चिड़िया आ गई? डिबेंचर्स क्या है भाई? ये डिबेंचर्स यस,
यस, शेयर्स क्या होता है? शेयर मार्केट देखते हो? नहीं देखते तो सुना तो होगा, शेयर मार्केट होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी वगैरह। ठीक है, दिन भर पापा लोग लगे रहते हैं, आज ये शेयर प्राइस इतना, शेयर प्राइस गिरा, इवन मम्मी लोग भी आजकल कोविड के बाद से। तो बेसिकली क्या है ये शेयर मार्केट में क्या होता है? आप लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? उस कंपनी का हिस्सा। इन शॉर्ट, यू गिव कंपनी योर पैसा, उसके बदले में कंपनी आपको कंपनी में हिस्सा देती है, आप मालिक बन जाते हो। दैट इज द शेयर। बट ये भी एक तरीका है पैसा रेज करने का। जैसे जोमेटो, जोमेटो तो सब जानते हैं, सब ऑर्डर करते हैं। तो जोमेटो भी अपना शेयर्स लेके आया। उसमें पहले तो नॉर्मल कंपनी चल रहा था, उसमें किसका पैसा लगा हुआ था? जोमेटो के मालिक का और बाकी लोगों का। बट उतना पैसा से पेट नहीं भर रहा था, बोलते पब्लिक का पैसा भी चाहिए। तो वो आईपीओ लेके आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसमें उसने लोगों को बोला आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, बदले में मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा। राइट? तो वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन जोमेटो, और बदले में मुझे कंपनी का शेयर्स मिला। तो कंपनी के पास पैसा आ गया, एंड वी बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर भी है तो अप टू दैट वैल्यू आप उस कंपनी के मालिक हो। इज इट क्लियर? तो आप मालिक को बेसिकली आई कैन से कैपिटल, मालिक का मतलब कैपिटल। तो आप ओनर हो। एक तरीका ये है कि आप अपनी कंपनी का हिस्सा बेच दो और बदले में शेयर्स ले लो। राइट? पैसा ले लो। जैसे शार्क टैंक में होता है, उन लोग क्या बेचने आते हैं? अपनी कंपनी का इक्विटी, बेसिकली शेयर, हिस्सा। कि प्लीज 5% ले लो मेरी कंपनी का, इतना पैसा मुझे दे दो। 10% ले लो, 15% ले लो, रिटर्न में मुझे इतना पैसा दे दो, सो दैट हम कंपनी को और ग्रो कर सके। एक तरीका ये है। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका, मुझे मेरी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं बढ़ानी। आई डोंट वांट टू इंक्रीज द मालिक। क्योंकि मालिक बढ़ने से प्रॉब्लम यह है, केक कटेगा तो फिर सब में बांटना पड़ेगा। राइट? मालिक नहीं चाहिए। जितने ज्यादा मालिक उतने ज्यादा उंगलीबाजी होगी। मुझे मालिक नहीं चाहिए। आई नीड ए लोन, आई नीड लोन। अब लोन लेने के लिए तो बैंक के पास चला जाऊं। बैंक के पास जाने से बहुत फॉर्मेलिटीज है। सबसे बड़ा फॉर्मेलिटी, मॉर्गेज रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बिना मॉर्गेज तो बैंक मुझे लोन देगी नहीं। मेरा शकल सूट बूट देख के तो देने वाली नहीं है, चाहे कितना भी मस्करा लगा के जाओ, कुछ ना मिलेगा आप लोग को। राइट? अनसिक्योर्ड लोन बैंक नहीं देगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती है, वो अलग है प्योरली। आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक्स। बैंक्स अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती है। बैंक कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखती है आपका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स वगैरह, फिर जाके लोन देती है। जो भी अनसिक्योर्ड लोन मिलता है वो बाकी फाइनेंशियल, जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी सुना है? बजाज फाइनेंस इज नॉट अ बैंक। वो एक ऐसा कंपनी है जिसके पास बहुत पैसा था, वो बोला मैं लोगों को उधार दूंगा। राइट? बिना कोई सिक्योरिटी के उधार दूंगा। ठीक है, तो आपका पैसा है, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है, बट बैंक नहीं देती। तो इतना बड़ा फंडिंग लेने जाऊंगा मैं बैंक के पास, यदि जोमेटो जाती तो नहीं चलता ना। बैंक बोलता मॉर्गेज रखो, तो मॉर्गेज रखने को कुछ नहीं, मेरा माल है, इसकी वैल्यू है, दैट्स माय गुडविल, वो मैं गिरवी रख सकता हूँ। राइट? नहीं जा रहे, नहीं मिलेगा। तो बैंक के पास जा नहीं सकता, और जाऊंगा तो फॉर्मेलिटीज बहुत है, बहुत सारा एसेट मॉर्गेज रखना पड़ेगा। मेरे को मेरी एसेट मॉर्गेज नहीं रखना। तो सबसे बढ़िया तरीका पब्लिक। पब्लिक को चूना लगाना बहुत आसान। वी एज अ कॉमन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कर क्या रही है? हमें तो चूना लगा रही है। कोविड के बाद से लेके अभी तक थोड़ा सा रिसर्च करना, कितना सारा कंपनी आईपीओ लेके आया है। आईपीओ का मतलब था इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक को शेयर्स दिए और पैसा ले लिया पब्लिक से। राइट? एंड सर्च करना, आज से 10 साल बाद, 10 साल पहले कितना कंपनी आईपीओ लेके आया था, स्पैन ऑफ 10 इयर्स। एंड अभी 10 इयर्स में कितना कंपनी, मैंने उनको पता चल गया कि पब्लिक अंधा पागल हो चुकी है। नाउ एवरीवन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स शेयर मार्केट। सबको रातों रात अमीर बनना है। सबको कोविड के बाद से तो सबको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बुद्धि हो चाहे नहीं हो। क्लास 12 का बच्चा से लेके नॉर्मल पढ़ने वाला भी शेयर मार्केट में इंट्राडे कर रहा है, ऑप्शंस कर रहा है। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अरे भैया चार्ट देखा था, ये वीडियो देखा है, आज ऐसा ही होगा। इतू सा भी नॉलेज नहीं है उसको, पता ही नहीं है मार्केट चल कैसे रहा है। क्योंकि तुम्हारे 1000, 2000, 5000, 10,000 से यदि तुम कुछ उखाड़ पाते मार्केट में तो बात ही अलग है। सोचो जो लोग बेचारा 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लगा रहे हैं, उन्हें तो बेवकूफ है क्या? मतलब एक सर्टेन नॉलेज के साथ घुसे। तो जोमेटो शेयर्स लेके आया। वैसे ही अब मुझे मेरी कंपनी को लोन चाहिए। आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय शेयर होल्डर्स।
तो आई इश्यूड अनदर सिक्योरिटी, डिबेंचर। डिबेंचर दूंगा मैं तुम लोगों को और उसके बदले में पैसा ले लूंगा, बट डिबेंचर से तुमको कंपनी का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी द ओनर ऑफ द कंपनी, आप मालिक नहीं बनोगे, तो आपको क्या मिलेगा फिर? आप पैसा दोगे क्या मुझे उधार? नहीं दोगे, तो मैं आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट दूंगा। मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा ना। यदि मैं आपसे लोन ले रहा हूं, लोन लेने का तरीका क्या है? मैंने आपको एक नया सिक्योरिटी दे दिया, डिवेंचर नाम का एक पेपर पे बनाऊंगा, मैं वो दूंगा, उसके रिटर्न में तुमसे पैसा ले लूंगा। अब उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? उसमें सिक्योरिटी का अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, प्लस एवरी ईयर आपको कितना इंटरेस्ट उस वैल्यू पे मिलना है वो लिखा हुआ रहेगा। बस दैट्स इट, मुझे उतना ही पे करना है। एंड प्लस ये भी लिख दूंगा कितना साल के बाद ये पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। उससे पहले यदि कंपनी के पास पैसा आ जाएगा तो कंपनी आपको रीपे कर सकती है, नहीं आया तो एटलीस्ट इस डेट तक तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, राइट? तो इससे हुआ क्या कि मुझे पता है कि हर साल कितना इंटरेस्ट देना है, बट जब मैं शेयर होल्डर बढ़ाता हूं तो मुझे मेरा कंपनी का प्रॉफिट्स बांटना पड़ता है, एंड प्रॉफिट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। हो सकता है मेरे को करंट ईयर में प्रॉफिट दिया, नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, अब मैं क्यों शेयर होल्डर्स में बांटूं? जितने ज्यादा लोग होंगे सब में बांटना पड़ेगा ना। तो डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी विच इज इश्यूड बाय अ कंपनी टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। लोगों से पैसा उधार लेने का एक तरीका है, ठीक है? दैट इज अ डिबेंचर। क्लियर है व्हाट इज डिबेंचर? तो ये कभी भी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता है। यदि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए कंपनी को लोन लेना है तो कंपनी इतना लंबा प्रोसेस में जाएगा क्यों? बैंक से ले लेगा, रिलेटिव से ले लेगा, एक बार का कॉम्पिटिटर से ले लेगा, किससे भी उधार ले सकता ना। लेकिन जब लंबे स्पान के लिए कंपनी को बड़ा यूज अमाउंट चाहिए, एंड पब्लिक से यूज तो कोई है नहीं, करोड़ों में हर एक इंसान 200-200 रुपए भी इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, तो हो गया ना कंपनी के लिए तो बड़ा वैल्यू, राइट? तो दिस इज अ सिक्योरिटी। समझ में व्हाट इज डिवेंचर? हाँ, कोई तो मिनिमम वैल्यू होता है स्टॉक मार्केट में, आप तो कभी वो 200 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। नहीं, गलत है। पहला बात है, स्टॉक मार्केट में जो अभी तुमने वैल्यू बोला दैट इज अ मार्केट वैल्यू, वो मार्केट प्राइस है। सपोज आई एम अ कंपनी, आई एम अ जोमेटो, मैंने अपने शेयर्स इशू किया, यू नो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट शेयर? 10 रुपए, 10 रुपीज, एंड the market price of Zomato share traded today was कुछ ऐसा ही था 195.45, 195.45, that is the market price। कंपनी के लिए कितना है वो? 10 रुपए है। अब जो तुम 195 में खरीद रहे हो ना, कंपनी से नहीं खरीद रहे, तुम मार्केट में कोई सेलर है उससे बाई कर रहे हो, तो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। वैसे ही डिबेंचर का भी एक एक्चुअल वैल्यू होता है जो 100 रुपए होता है। एवरी डिबेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपए, यानी उसके थोबड़े पे लिखा हुआ रहता है 100 रुपए। जैसे शेयर्स के फेस पे लिखा हुआ होता है 10 रुपए। एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच यू बाई कैन नॉट बी हायर देन ₹10। एमआरएफ का शेयर सर्च करना, वो ट्रेड करता है अराउंड 90,000 से लेके 1 लाख के आसपास। यानी आज आपको एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है, अप्रोक्स मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी शायद 1 लाख नहीं है, कुछ टाइम पहले तक था। एक शेयर खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बट उस शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10 रुपए। कंपनी के बुक्स में आप कितने रुपए के मालिक बन रहे हो? 10 रुपए के। तो आपको लगेगा कि आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, आपने इन्वेस्ट शेयर मार्केट में किया, इज इट क्लियर? किसी थर्ड पार्टी से आपने बाई किया, अब आपके पास पड़े, तो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। बट मेरा मकसद था डिबेंचर समझाना, समझ में आया? व्हाई इट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी? डिबेंचर कुछ नहीं है, एक ऐसा सिक्योरिटी जो कंपनी इश्यू करता है टू द पब्लिक टू रेज मनी, उनसे पैसा उधार में लेता है। क्लियर है? समझ में आया व्हाट इज डिबेंचर? तो क्लियर है व्हाट इज करंट लायबिलिटीज, व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट, अब डिपेंड करता है आप क्या हो, आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस हो, पहले ये डिसाइड करो। यस, अकाउंट्स हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए, राइट? अब बिजनेस ने फिक्स डिपॉजिट लिया है या दिया है, डिपेंड करता है। सपोज मेरा काम है रेंट पे घर देना, मेरे पास बहुत सारे, मेरा मेन बिजनेस ही है रेंटिंग का, राइट? जब मैं किसी टेनेंट को रेंट पे फ्लैट देता हूँ या कोई भी प्रीमाइसेस देता हूँ, तो मैं उससे 2 मंथ्स का रेंट डिपॉजिट रख लेता हूँ और बोलता हूँ जब छोड़ के जाएगा तब मिलेगा ये। दैट इज अ फिक्स डिपॉजिट, एक तरह से फिक्स डिपॉजिट है।
तो वो फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? कोई तो मुंह से एसेट एसेट लिपसिंग किया था, तुम भी किया था, तुम भी किया था। एसेट है क्या मेरे लिए? पर ये पैसा तो जब वो जाएगा मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो एनीथिंग फ्यूचर में जो देना है मुझे, इट्स ए लाइबिलिटी। तो ये फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए लाइबिलिटी है। बट मेरे पास सरप्लस पैसा था, बहुत रेंट आ रहा था, मैंने उस रेंट से बैंक में एक एफडी बना दिया, मेरा ही पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख दिया। नाउ दैट एफडी इज एन एसेट फॉर मी, कि फ्यूचर में मुझे उससे पैसा मिले। क्लियर है? तो एफडी डिपेंड करता है, जैसे आप लोग टेलीफोन कनेक्शन लेते हो, टेलीफोन कनेक्शन जब भी आप लेते हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट रखना होता है, राइट? तो वो जो सिक्योरिटी मनी आप रखते हो, या हॉस्टल वगैरह में जो आप रखते हो, सपोज कोई बाहर से आया हुआ हॉस्टल में एडमिशन लेता है, तो हॉस्टल में आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। इवन आपके स्कूल में भी, स्कूल फीस में भी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके लिए एसेट है, क्योंकि जब स्कूल छोड़ के जाओगे आपको वापस मिले, बट स्कूल के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा आपको रिटर्न करना है। आई बात समझ में एफडी वाला? यहां तक किसी को डाउट है क्या? व्हाट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? यस, सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बट पेमेंट इज येट टू बी मेड। अरे लिखो, मेरे को पता है कुछ लोग को कुछ याद नहीं रहता, कुछ को सब कुछ याद रहेगा। और जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, वापस सारी स्टोरीज को रिकॉल करने का कोशिश नहीं करोगे, सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्लास 10 की तरह रट्टू तोता बन जाना, एग्जाम से पहले चाट लेना और चला जाना, कोई फायदा नहीं। और 11th सीरियसली नहीं पढ़ा, खून के आंसू तो ऐसे 12th में मैं ही रुला दूं। स्कूल वाले तो दूर की बात है, बोर्ड्स दूर की बात है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है। कुछ भी लेजर बन रहा है, इधर उधर वैल्यूज जा रही है, कैलकुलेशन हो रहा है, एंड खत्म हो जाओगे। तो प्लीज कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, बट डेली बेसिस पे रिवाइज करके आना, जितना आपने अभी तक पढ़ा है एटलीस्ट गिव हाफ एन आवर, कि आप देखो कि सबका क्या था, क्या मीनिंग था, क्या क्या समझा था हमने। उतना भी करते रहोगे ना, जब अपन एक्चुअल प्रैक्टिकल कंसेप्ट में घुसेंगे ना, तो आपको सारी चीजें मजा आने लगेगी। अभी जस्ट अपन हर एक टर्म को समझ रहे हैं, सो दैट प्रैक्टिकल चैप्टर्स में हमें कहीं पे दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, ये लास्ट चैप्टर तक काम आएगा। डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे? एक्सपेंस फॉर विच सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड, एक्सपेंस या फिर एक्सपेंसेस फॉर विच सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बट पेमेंट इज yet to be made is known as outstanding expense. Expense for which services has been received but payment is yet to be made is known as outstanding expense. Clear है? अब एक, हाँ, सैलरी डिपेंड कि मार्च तक तुमने उसको पे किया या नहीं किया। इफ मार्च तक काम करवाया, पैसा नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दोगे, देन इट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है? मार्च तक देखेंगे। इफ सपोज आपने अक्टूबर में काम करवाया, उस टाइम पैसा नहीं दिया उसको, दिसंबर में पे कर दिया, तो खत्म कहानी। वी हैव टू सी मार्च में, 31 मार्च को क्या ऐसा कोई एक्सपेंस है जो हमने सर्विसेज तो ले लिया लेकिन पेमेंट करना बाकी है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब आप लोग करंट ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करोगे तो काउंट करोगे क्या? कुछ लोग तो ऐसे लगता है यहां तक तो आया भैया, फिर उसके बाद हमारा दिमाग सो गया था, मैंने अंदर नहीं जाने दिया। फिर से बोलो।
will you consider outstanding expense while calculating your current year profit or loss? एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है भाई, है तो करंट ईयर का ही खर्चा, आपने पे नहीं किया तो क्या हुआ, बट वो करंट ईयर की एक्सपेंस में तो काम काउंट होगा ना। सपोज मुझे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है, मैंने क्या किया, फरवरी एंड मार्च का रेंट पे नहीं किया, लैंडलॉर्ड को मैंने बोला मैं मई में पे करूंगा, तो जब मैं करंट ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, टोटल इनकम माइनस पूरा साल का रेंट माइनस करूंगा ना, चाहे मैंने नहीं पे किया और चलेगा। दैट इज अक्रूवल बेसिस, समझ में आया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है, लिख के रखो। Such expenses are included while calculating net profit or loss for the year. Last for the day, advance income. लेबर से काम करवा लिया, उसके लिए अक्रूड इनकम हो गया, हाँ उसके लिए अक्रूड इनकम हो गया, बट वी हैव टू डू अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचने का, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। डाउट किसी का? हाँ विद इन, मैंने फिर ये बोला था नॉट ऑलवेज कैश, यदि आपको सर्विसेज भी मिलना है विद इन 12 मंथ तो वो भी करंट एसेट्स। ठीक है, तुम्हें लिख के रखना है तो लिख लेना, सर्विसेज टू बी रिसीव्ड वाला लाइन भी। एडवांस इनकम क्या होगा? यस, इनकम फॉर विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज इज येट टू बी गिवन। इनकम for which payment has been received but services is yet to be given is known as advance income। करंट ईयर का जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस काउंट निकालोगे तो एडवांस इनकम काउंट करना है क्या? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। बिस्तर को रैपअप करने के बिजी थे। एडवांस, will you consider advance income while calculating your net profit or net loss for the year? क्योंकि वो तो करंट ईयर का है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो मैं तो लिखता हूं, आप लोग तो बंद कर दिया। सच इनकम are not included while calculating current year's net profit or loss. Such incomes
are not included while calculating current year's net profit or loss. क्लियर है? समझ में आया? इतना रिवाइज करके आना, कुछ कुछ रह गया अपने को, एजम्पशन सारा लिखना है एंड बहुत सारे टर्म्स थे. Will continue slow and steadily. ठीक है? That's all for today. Thank you.